हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस या सॉल्ट एनालिसिस का सेकंड लेक्चर में आपको करने जा रहा हूँ, डिटेल पे बात करने जा रहा हूँ उस पर। तो जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि फर्स्ट और सेकंड जो ग्रुप हैं उनको अच्छे से आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और दोनों ग्रुप में काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको फ्लो चार्ट की तरह लिखिएगा, और जो मेन मेन पॉइंट्स हैं उनका फ्लो चार्ट जब आप बना लेंगे तो पूरा का पूरा ग्रुप एक जगह आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग थर्ड और फोर्थ के बारे में बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो जो भी थर्ड और फोर्थ ग्रुप के अंदर आ रहा है उसके अंदर बात करना स्टार्ट करते हैं। तो ग्रुप थर्ड के अंदर हमारे पास एल्युमिनियम Fe+3 और क्रोमियम। ठीक है, ये तीन रेडिकल हैं, बेसिक रेडिकल है, और इसको आपने कंटेनर में रखा है। तो अब आपके पास जो इस ग्रुप का जो ग्रुप रीजेंट है वो आपके पास NH4OH अलॉन्ग विद NH4Cl, मतलब एक बेसिक बफर है। आप इसको जानते हैं पहले से, बेसिक बफर। तो दिस इज द सोर्स ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, आप ये बोल सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग NH4OH एंड NH4Cl यानी ग्रुप रीजेंट से रिएक्शन कराएंगे, जिसके बाद इन तीनों के हाइड्रोक्साइड आपके सामने होंगे, जिसमें से AlOH का होल थ्राइस, FeOH का होल थ्राइस एंड CrOH का होल थ्राइस है। ठीक है ना, तो ये तीनों के हाइड्रोक्साइड हैं। ये जेलेटिनस वाइट होता है कलर में, याद रखिएगा। ये रेडिश ब्राउन, ठीक है। और ये पता भी है आपको, फेरिक आयन जो है वो एक्वस फॉर्म में रेडिश ब्राउन होता है, और ये ग्रीन कलर का होता है, मड लाइक ग्रीन होता है। एक खास इंफॉर्मेशन यहाँ पे बता दूं मैं, Fe को जब भी आप हाइड्रोक्साइड होल थ्राइस फेरिक हाइड्रोक्साइड होता है तो ये रेड कलर का है, रेडिश ब्राउन जो है। और जब भी आप FeOH का होल ट्वाइस देखते हैं यानी Iron+2 वाले में, तो ये ग्रीन कलर का होता है। तो ये दोनों बातें आपके दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो रेड है, एक ग्रीन है, ठीक है। आप याद करने के लिए ये तो याद ही रहता है, बाकी ये याद करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट प्रैक्टिस करिएगा तो मेरे ख्याल से आप तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम तो ग्रुप रीजेंट से हमने इन सब के हाइड्रोक्साइड तैयार कर लिए। अब इसमें एक खास बात क्या है, इन हाइड्रोक्साइड में फर्दर अगर हम एक्वस NaOH की रिएक्शन कराएं तो आपको पता है इसमें से एक सबसे यूनिक अलग मेटल कौन सी है, एल्युमिनियम एम्फोटेरिक मेटल है। तो ये फिल्ट्रेट के फॉर्म में आपके पास NaAlO2 बनेगा, कैसे आपको पता है। और यहाँ रेजिड्यू वाले पार्ट में आपके पास FeOH का होल थ्राइस एंड CrOH का होल थ्राइस भी आ जाएगा। आप यहाँ पे नोट करके बात लिख सकते हैं कि AlOH का होल थ्राइस is excess soluble in alkali, so AlOH का whole thrice and aqueous NaOH gives NaAlO2, और साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी प्रोवाइड करता है, ये आपको पता है, बहुत बार आपने पढ़ा है ये सब। तो अब ये बहुत सारी कॉमन बातें होंगी आपके लिए, ठीक। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे इसको सेपरेट कर लिया, ये अब इसको अलग कर सकते हैं, और इसके बारे में कुछ बातें हम लोग पढ़ेंगे। ये आपका अलग हो गया। मैं फिर रिपीट कर दूं, सबसे पहला ग्रुप थर्ड था एल्युमिनियम, क्रोमियम और आयरन, और इसका ग्रुप रीजेंट जो है वो NH4OH NH4Cl है, यानी बेसिक बफर है। तो सबसे पहले आप ग्रुप रीजेंट से रिएक्शन करा के इन सबके हाइड्रोक्साइड तैयार करेंगे, AlOH का होल थ्राइस, FeOH का होल थ्राइस एंड CrOH का होल थ्राइस। जिलेटिनस व्हाइट, रेडिश ब्राउन, इसी का +2 वाला फॉर्म ग्रीन, और ये डर्टी ग्रीन है, ठीक है, मड लाइक ग्रीन होता है। इसके बाद चूंकि इन तीनों में से एक सबसे यूनिक प्रॉपर्टी एल्युमिनियम के हाइड्रोक्साइड की है, मतलब वो एक्सेस सॉल्युबल है, तो हम लोग एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करा के फिल्ट्रेट के फॉर्म में इसको अलग कर लेते हैं, और ये बचा हुआ रेजिड्यू आपके पास फेरिक का हाइड्रोक्साइड और क्रोमियम का हाइड्रोक्साइड होगा, ठीक है। तो आप पहले इतना जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ।
चलिए तो मैं इधर लिख देता हूँ, आप सब उधर। अब मेरे पास जो NaAlO2 मिला है, अब इसका मतलब अल्टीमेटली होता क्या है, Na2O और Al2O3 यानी दो ऑक्साइड हैं एक साथ। आप फर्दर HCl से रिएक्शन करा दीजिए, जिसके बाद आपको ये बेस है, ये एसिड है, AlCl3 और साथ साथ NaCl, तो अल्टीमेटली आपको AlCl3 मिल गया। अब एल्युमिनियम के लिए इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज में, एक तो ये डाइमर बनता है, ये डाइमर में एग्जिस्ट करता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में 700 के आसपास। Al2Cl6 आपको याद है, इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड डाइमर इस तरह से बन गए। तो ये सब बातें बस इसके बारे में समझनी, बाकी आप एल्युमिनियम के बारे में सब कुछ जानते हैं ऑलरेडी। क्या एम्फोटेरिक है, जितनी भी रिएक्शंस हैं वो सभी आपको पता है। तो ये डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो एक तो ये इम्पोर्टेंट बात, और दूसरी खास बात जो है इसके अंदर, वो इसके हाइड्रोलिसिस की है। इसमें खास बात क्या है, तो हाइड्रोलिसिस करके आप इसको और रिलेट कर सकते हैं। हम लोगों ने एल्युमिनियम में सब पढ़ा है ऑलरेडी। तो Al+3 का जो हाइड्रोलिसिस है, वो दरअसल पहले तो ये 6 वाटर मॉलिक्यूल इस तरह का कॉम्प्लेक्स बना देता है, AlH2 का होल 6 and +3। और ये जो पार्ट है, दरअसल ये हाइड्रोलाइज कैसे होता है, मतलब ये ब्रेक होता है कैसे, AlH2O का होल 5 बच जाएगा और एक OH ऐसे आ जाएगा, और यहाँ +2 और इसका एक H+ आयन बाहर होता है। तो ये जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल होता है, और इसी H+ आयन के कारण सोल्यूशन इसका क्या होता है, एसिडिक सोल्यूशन माना जाता है। तो ये हमेशा ध्यान रखना, कहीं पर भी Al+3 का हाइड्रोलिसिस है अगर, तो आप क्या बोलेंगे कि ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन भी है, ध्यान रखें। तो वो एसिडिक सोल्यूशन, जैसे मैं आपसे पूछता, फॉर एग्जांपल पूछा जाए K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24 वाटर मॉलिक्यूल, यानी जो एलम है, पोटाश एलम, इसका एक्वस सोल्यूशन कैसा होगा। तो किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी सॉल्ट के अगर एक्वस सोल्यूशन का आपको डिटेल चाहिए होता है, तो हमारा काम क्या होता है, उसके आयन से ब्रेक करते हैं। जैसे K+ है, सल्फेट आयन मिला, और एल्युमिनियम आयन, यही 3 आयन होंगे। अब ध्यान रखो, ये आयन और इस आयन का, इसका हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता। रीजन बता चुका हूं मैं पहले भी, कि ये स्ट्रॉन्ग बेस बनाने वाला कैटायन है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड बनाने वाला है, तो इनका हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता। तो हाइड्रोलिसिस होगा किसका, हाइड्रोलाइज होगा ये केवल एल्युमिनियम। तो हाइड्रोलाइज करके आपको H+ आयन दे देगा, दैट्स वाई आप इसको क्या बोलेंगे कि ये एसिडिक सोल्यूशन यहाँ पे तैयार होगा। ठीक, तो पोटाशियम का एक्व सोल्यूशन कैसा होता है, एसिडिक। क्यों होता है, ये सब डिटेल आपको पता होना चाहिए। तो एल्युमिनियम के बारे में हालांकि सब कुछ हमें पता है, एज ए टेस्ट हमको उसमें बहुत कुछ नहीं पढ़ना। तो हमारा मेन फोकस होगा आयरन और क्रोमियम पे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। आप ऐसे मान लीजिए कि इसका क्वेश्चन भी आना श्योर हो जाता ऑलमोस्ट। तो उस पर हम लोग बात करना स्टार्ट करते हैं। आप फिलहाल जो भी एल्युमिनियम की इंफॉर्मेशन, इसको एक बार यहाँ पे नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए, तो मेरे ख्याल से इसको आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको रब कर देता हूँ। अब हम बात करेंगे जो सोल्यूशन पे आपने FeOH का होल थ्राइस लिखा है और CrOH का होल थ्राइस लिखा है। ठीक, अब हमें इन दोनों में से अलग करना है दोनों को, और फिर उनकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन और टेस्ट। तो इसको पढ़ने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, और ये मैंने पहले भी बता रखा है आपको, अलग एज अ रूल आप समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है।
इस पे क्वेश्चन आना बहुत श्योर हो जाता है। क्या मैं बोलूं, कंपाउंड ऑफ क्रोमियम, ठीक है, प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्लस बेसिक मीडियम, अगर इन तीनों चीजों को आप एक साथ मिक्स कर दें तो आपको CrO4-2 क्रोमेट आयन मिल जाता है, जो कि येलो कलर का होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन आप समझ रहे हैं, और इस पर क्वेश्चन आना बहुत श्योर होता है, तो इसको आपको दिमाग में बिल्कुल सेट कर लेना है। क्या है, मैं फिर रिपीट कर दूं। कंपाउंड ऑफ क्रोमियम, क्रोमियम का कोई कंपाउंड, जैसे Cr+ में CrCl3 हुआ, CrOH का होल थ्राइज हुआ, बहुत सारे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके पास कौन कौन, ढेरों एग्जाम्पल है। HNO3, H2O4, ओजोन, क्लोरीन वाटर, ब्रोमीन वाटर, फ्लोरीन वाटर एंड SO3, तो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और बेसिक मीडियम है ना, तो तीनों अगर एक साथ कभी भी कंबाइंड हो जाते हैं तो आपको येलो कलर का क्रोमेट आयन मिलता है, जो कि क्रोमेट इस तरह का आपको पता है। ये स्ट्रक्चर वगैरह भी आपको हर कीमत पे याद रहने चाहिए। एक और खास बात इसी से जुड़ी इंफॉर्मेशन, CrO4-2 को अगर आपको डाइक्रोमेट में बदलना है तो आप H+ दे दें, और इसी को अगर रिवर्स करना है तो आप OH- दे दें। ये सब बात मैंने बता रखी है आपको कि कैसे बदलते हैं, तो आपको ये याद नहीं रखना है। सिंपल सा काम क्या करना है, आप CrO4-2 लीजिए, Cr2O7 लीजिए। आप मान लीजिए 2 मिनट के लिए भूल गए कि कैसा मीडियम, तो आप सिंपली इसको बैलेंस कर लीजिए। Cr2 है, यहाँ 2 टाइम्स कर दीजिए, 8 ऑक्सीजन, यहाँ बस H2 लिख दीजिए। हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए H+, यहाँ अपने आप देखो बैलेंस होकर किधर H+ आना है, इधर। मतलब इसको अगर आप एसिड दे दें तो ये डाइक्रोमेट में बदल जाएगा, और इसको अगर आप बेस दे दें तो ये क्रोमेट में बदल जाएगा। ये ऑरेंज रेड सॉलिड होता है, ये क्या है, येलो कलर। तो ये सब क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान रखिएगा, जेई में भी पूछा गया एक बार क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन ऐसे था कि CrO4-2 ऐसे एरो बना दिया गया, Cr2O7-2, pH = X माना गया, pH = Y माना गया, और ये बोला गया X इज ग्रेटर देन Y, सॉरी 7, 4 ऑप्शन बना दिए गए इसमें, y is greater than 7, x is greater than 7, y is less than 7, तो या x is less than 7, y is greater than 7, तो आप ऐसे चारों ऑप्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। एक और बात, ये इसका स्ट्रक्चर है, डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर आप कैसे बनाते हो, O- Cr, यहाँ डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये O-। तो इसमें खास बात क्या है, CrO-Cr बॉन्ड है ना, ये रेजोनेंस में है, तो ये तीन एक जैसे बॉन्ड, ये तीनों एक जैसे बॉन्ड, और ये बॉन्ड अलग है। तो आप बोल सकते हो कि 6 CrO बॉन्ड एक जैसे हैं और 2 Cr ऑक्सीजन एक बॉन्ड एक जैसे हैं। अच्छा, बॉन्ड बड़ा कौन सा होगा, ये वाला। अगर ये X है, ये Y है, तो X इज ग्रेटर देन Y, ठीक है। अब आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है ना, उस पे अपने से बार बार क्वेश्चन बहुत सारे जनरेट करने हैं, टॉपिक मत बढ़ाइए। देखिए, यही एक खास बात है एडवांस के अंदर, कि उसी, आपको पता है सब कि वही सब टॉपिक हैं, वही सब चैप्टर हैं जो मेंस में आपने पढ़ के एग्जाम दिया, अच्छा खासा फाइट किया। अब वही एडवांस में फिर एक नए तरीके से सामने आएगा, तो अब आपके लिए टॉपिक नया नहीं आएगा, क्वेश्चन नए तरीके से आपके सामने आएंगे। तो हमारी वही स्ट्रॉन्ग पोर्शन होना चाहिए अब, कि जब भी हम कुछ पढ़ रहे हैं तो वो बड़े क्वेश्चन के माइंडसेट से पढ़ें, कि हम हर बात पे अपना क्वेश्चन जनरेट करें, हर एक बात में नए तरीके से ऐड करें, और वो स्किल अगर आपने डेवलप कर लिया तो उसी का ही अगला स्टेप एडवांस के क्वेश्चन होते हैं। तो बहुत कुछ नया नहीं होगा, टॉपिक वही सब होते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से आप जनरेट करते रहिए क्वेश्चन दिमाग में, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। अब मैं इसके कई एग्जांपल्स देता हूँ, और मैं पहले अभी कुछ टाइम तक इस पर्टिकुलर रिएक्शन पे रहूंगा, उसके बाद हम इस पे आएंगे, ठीक है ना। तो आप पहले ये जल्दी से नोट कर लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। चलिए, तो मैं इसको रब कर देता हूँ और इसकी कुछ एग्जांपल्स और लिखता हूँ।
जैसे मैं एग्जांपल में क्या लिख रहा हूँ, CrOH का होल थ्राइस प्लस H2O2 और NaOH। तो ये क्या है, बेस, ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये क्रोमियम कंपाउंड। आपको कुछ भी ज्यादा नहीं समझना, CrO4 ये येलो कलर है ना, आपके मतलब वाला काम ये है। बाकी ये रिड्यूस हो जाता है, बाकी सॉल्ट बन जाता है। इसी तरह से अगर CrOH का होल थ्राइस प्लस क्लोरीन प्लस NaOH, तो क्लोरीन भी तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तो यहाँ भी वही बनेगा। तो Na2CrO4 साथ में NaCl बन जाएगा क्योंकि रिड्यूस हो गया आएगा। या CrCl3 प्लस H2O2 प्लस एक्वस NaOH, यहाँ भी वही Na2CrO4 प्लस NaCl प्लस वाटर। ठीक है। अच्छा, एक और बात इसमें, एक ऐसे पूछा जाए, CrOH का होल थ्राइस प्लस एक्वस Na2O2, ये समझिएगा जरा ध्यान से। एक्वस Na2O2 का मतलब इन दोनों को मिलाकर आपने लिख दिया। इन दोनों को अगर रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, Na2O2 ही तो बनेगा ना। तो ये देखो इस तरह से लिख दिया गया, यही आपको बस सिलेक्ट करना है कि क्या कैसे घुमाया जा रहा है। तो ये जेई ने पूछा है इसलिए बोल रहा हूँ। तो इसमें भी क्या बनेगा अल्टीमेटली, Na2CrO4 प्लस, ठीक है ना, और ये वाटर। तो ये इस तरह से आप क्रोमियम कंपाउंड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बेसिक मीडियम, तीनों चीजें एक साथ हैं, तो यहाँ भी वही चीज बनेगी। तो ये रिएक्शंस की आपको प्रैक्टिस बहुत होनी चाहिए कि क्रोमियम कंपाउंड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अब ये सब आप ढूंढ लेंगे, बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने ढूंढे, तो उसी पे बेस्ड है। एक और बात बताता हूँ इसमें, जैसे मैं यहाँ पे CrCl3 लिख देता, और एक टर्म होता है KNO3 प्लस Na2CO3। दरअसल इस मिक्सचर में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, है ना, और ये क्या है, बेस। तो इन दोनों को मिलाकर दरअसल बोला जाता है फ्यूजन मिक्सचर। तो कई बार हो सकता है आपसे केवल बोला जाए कि व्हाट हैपन व्हेन CrCl3 या क्रोमियम क्लोराइड रिएक्ट विथ फ्यूजन मिक्सचर। तो इसका मतलब भी अल्टीमेटली वही है, आपके पास Na2CrO4 बन जाएगा, ठीक है ना, बचा हुआ KNO2 रिड्यूस होके आएगा, और CO2 गैस तो बाहर हो ही जाएगी बिकॉज बेस है। ठीक, तो इस तरह से आप सिंपली, और NaCl, तो ये सब प्रोडक्ट आप बना लोगे, इसमें कोई खास बात नहीं। तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, इस जगह इसको बहुत यूज किया जाता है हर जगह, तो इसको अच्छे से तैयार रखना है। ठीक है, ये फ्यूजन मिक्सर है, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, दिमाग में अच्छे से रखिएगा। इस फ्यूजन मिक्सर का एक यूज कैसे किया जाता है, एक दरअसल पोटेशियम डाइक्रोमेट को बनाने का मेथड है। एक आयरन का ओर्स होता है FeOCr2O3, इसको एक साथ लिखा जाता है FeCr2O4, ये क्रोमाइट होता है। तो इसको रिएक्ट करा दिया जाता है KNO3 प्लस Na2CO3 के साथ, फ्यूजन मिक्सर है, और इसके अंदर क्रोमियम वाला पार्ट है ना ये, और ये FeO भी है। तो ध्यान रखिएगा ये तो बनेगा ही, रिएक्शन में आपके पास Na2CrO4 तो बन ही गया येलो कलर का, साथ ही साथ जो FeO है वो Fe2O3 में बदल जाएगा ऑक्सीडाइज होके। बाकी KNO2 है, CO2 है, ये सब बनेगा ही। तो इस तरह से ये बनता है, और फर्दर फिर इसको एसिडिफाइड कर दिया जाता है, जिसके बाद Na2Cr2O7 बनता है। तो ये पोटेशियम सोडियम डाइक्रोमेट को बनाने का इंडस्ट्रियल मेथड भी है, इंडस्ट्रियल मेथड। तो ये सब रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस रिएक्शन को बहुत दिमाग में आप सेट करिएगा। इससे रिलेटेड कुछ और बातें भी हैं, मैं उसको भी एक बार बता दूंगा, लेकिन पहले इसको दिमाग में बिल्कुल अच्छे से सेट करके चलना है। ठीक है, तो हमारे पास पहली रिएक्शन क्या है क्रोमियम को लेकर, क्रोमियम कंपाउंड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बेसिक मीडियम, तीनों अगर मिलते हैं तो क्रोमेट आयन मिलता है येलो कलर का, उसको एसिडिफाइड मीडियम में अगर डाल देते हैं तो डाइक्रोमेट बनता है। ये सब बातें, एक और इससे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उस पर बात कर लेते हैं। तो इसको नोट कर चुके हैं आप सब।
अब जरा मैं पोटेशियम डाइक्रोमेट को थोड़ा और यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे K2Cr2O7 की बात की, तो यहाँ क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इन एसिडिक मीडियम, ये ध्यान रखिएगा। और इसका बिहेवियर कैसा होगा वो मैं लिख देता हूँ, K2Cr2O7 प्लस कॉन्सेंट्रेट H2SO4, आप HCl का भी यूज कर सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये कैसे रिड्यूस होता है, Cr2SO4 का होल थ्राइस K2SO4 प्लस वाटर एंड नेशेंट ऑक्सीजन, मतलब क्रोमियम यहाँ +6 से घटकर +3 में आता है और ये ग्रीन कलर का होता है, बात समझ में आइएगा। और ये क्या होता है, ऑरेंज रेड। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब ये नेशेंट ऑक्सीजन देता है, बैलेंस करने के लिए आप 2 टाइम्स, यहाँ Cr2 है और सल्फेट की बात करें तो 4, तो यहाँ पे आप 4 टाइम्स सल्फेट लिख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेट है। और वाटर के फॉर्म में ये 4 आ सकता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो 3 यहाँ पे। अब क्या होता है, ये जो नेशेंट ऑक्सीजन आपको मिला है, इससे आप बहुत सारे सब्सटेंस को क्या करेंगे, ऑक्सीजन में ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल लिखता जा रहा हूँ, जैसे आप मान लीजिए Ki है आपके पास, तो आप किस में बदल देंगे, I2 में। SO2 है तो SO3 में, अल्कोहल है तो सीधा एसिड में, जब कर चुके आप। H2C2O4 है ऑक्सैलिक एसिड, तो CO2 में। अगर आपके पास अमोनिया है तो N2 में, है ना। ऐसे ढेरों एग्जाम्पल हैं, एक दो नहीं है। आपके पास अगर I2 और वाटर का मिक्सर है तो आप सिंपली इसको HiO3 में बदल देंगे। तो ऐसे बहुत सारे कन्वर्जन रिडॉक्स वाले होंगे। NaNO2 है तो NaNO3 में बदल देंगे। ये सब हम लोगों ने पिछले जब रेगुलर क्लास थी तो बहुत बार इसको बात की हमने। Na3SO3 है तो Na3ASO4 में बदल देते हैं। तो कुल मिला के ये एक ऐसा टॉपिक आप पढ़ रहे हैं जिससे बहुत सारे ऑक्सीडेशन एक साथ कंप्लीट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपके पास K4FeCN6 है जिसमें आयरन +2 में है, तो ये कन्वर्ट होकर किस में आ जाएगा, +3 में, तो K3FeCN6 में आ सकता है, ठीक है। ऐसे ही K2MnO4 अगर है तो आप KMnO4 में ले जा सकते हैं इसको। तो ऐसे ढेरों एग्जांपल्स रेडॉक्स के इसके साथ आप कंप्लीट करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आपको दिमाग में सही से सेट करना है। तो ये रिएक्शन करते समय एक बात ध्यान क्या रखनी है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट के अंदर जो क्रोमियम +6 में होगा वो रिड्यूस होकर Cr+3 में, जो कि ग्रीन कलर का होता है, वो मिल जाता है। आप लोगों को याद होगा SO2 का ये टेस्ट भी होता है कि जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस पोटेशियम डाइक्रोमेट के एसिडिफाइड सोल्यूशन में पास किया जाता है तो सोल्यूशन ग्रीन हो जाता है ना। तो ग्रीन का मतलब वो रिड्यूस हुआ होगा, तो वो SO2 के कारण हो सकता है। बट एक और खास बात, क्या वो केवल SO2 कारण होता है क्या, वो तो ये जितने हैं सब कर सकते हैं उसको। तो वहां SO2 एक टेस्ट के साथ नहीं होता है, SO2 का एक और फिर टेस्ट होता है, वो कौन सा, कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन के साथ वो मिल्की सोल्यूशन देता है। तो जब वो दोनों चीजें एक साथ लिखी जाती हैं तब SO2 कंफर्मेशन में होता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। वैसे तो जो भी इसको रिड्यूस करेगा वो इसको ग्रीन कलर में कन्वर्ट कर देगा, तो वो हम एक टेस्ट नहीं बोल सकते, उसके लिए दोनों चीजें मिक्स होती हैं। बट एक खास बात यहाँ पे नोट पॉइंट पे ध्यान रखना है, और वो खास बात क्या है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट का एसिडिफाइड सॉल्यूशन अगर H2O2 के साथ रिएक्ट करता है इन इथरल मीडियम, तो उस कंडीशन में ये डाइक्रोमेट बदलता है CrO5 में, जो कि एक ब्लू कलर लिक्विड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और इसको बहुत बार हर तरीके से कहीं ना कहीं आ जाता है, और आपको अलग ही बटरफ्लाई याद रहता है, बाकी सब तो जिसको याद करना वो करे, है ना। तो बटरफ्लाई, चलिए अच्छी बात है, कुछ याद रहे, तो ये +6 रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको भी बदलना किसमें चाहिए था, Cr+3 में,
बट ये H2O2 के साथ और इथरल मीडियम के प्रेजेंस में अपने आप को CrO5+6 में ही रखता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान रखिएगा। मतलब जो मैं बता रहा हूँ ये सब दरअसल IIT ने सब पूछ रखा है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो बचा होगा। अब इन्हीं में से फिर कुछ नया आना है, समझ रहे बात? तो बस उसी को सही से पढ़ लिया जाए, बस इतना काम करना है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है क्रोमियम का, जिसको हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन भी है जिसको हम लोग जान रहे हैं। तो अब एक और क्वेश्चन इस पे बचता है क्रोमियम को लेकर, एक रिएक्शन, वो भी मैं डिस्कस कर देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग उसी सेपरेशन वाले पार्ट में आते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार आप काम करिए, इसको नोट भी कर लीजिए जल्दी से। चलिए मैं तब इसको रब कर देता हूँ, और एक छोटा सा रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट वो भी है, उस पर बात करते हैं। चलिए, तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट, और वो है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, हालांकि क्लोराइड आयन का टेस्ट है। तो आपसे बोला गया कि ऐसे आयनिक सॉलिड NaCl मान लीजिए, आयनिक सॉलिड सॉल्युबल इन वाटर जिसके अंदर क्लोराइड आयन हो, इसकी रिएक्शन पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड सॉल्यूशन के साथ जब भी कराएंगे तो एक ऑरेंज रेड कलर वेपर आपको तैयार मिलेगी, यानी गैस फॉर्म में होता है ये। बाकी आपको जो लिखना है K2SO4 Na2SO4 वाटर, ये सब आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है CrO2Cl2, जो कि क्रोमाइल क्लोराइड है। इसका स्ट्रक्चर आप बनाएं तो ऐसे बनेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये भी बहुत तरीके से पूछा जाता है। तो एक चीज और ध्यान रखिएगा इसमें, ये कुछ ऐसे क्लोराइड है, these chloride cannot participate in chromyl chloride test due to partial solubility। ठीक है, आप क्या लिखेंगे, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो ये जो क्लोराइड्स हैं दरअसल वो पार्शली सॉल्युबल होते हैं, इसलिए ये क्लोराइड पार्टिसिपेट नहीं करते। बट ये भी मोर देन वन का क्वेश्चन बन सकता है, इस तरह के आयंस ले लीजिए तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये मेन रिएक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। NaCl on reaction with K2Cr2 7 concentrate H2SO4, it gives a orange red color vapor which is known as chromyl chloride test। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एक और खास बात, इस क्रोमाइल क्लोराइड को अगर एक्वस NaOH से रिएक्शन करा दो आप, तो दरअसल हुआ क्या, OH- इसके साथ न्यूक्लियोफिलिक अटैक करके Cl को बाहर कर देगा। तो अगर ऐसा हो जाए तो OH आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, H2CrO4। बट ये एसिड है और ये बेस है, तो दिस इज गोइंग टू Na2CrO4, जो कि येलो कलर का कंपाउंड होगा। और फर्दर इसको फिर एसिडिफाइड कर दीजिए, तो किसमें बदल गया, Na2Cr2O7। तो दोबारा आप फिर यहीं पे ले आए, घुमा फिरा के क्यों चलाते तो वहां जाता है ना। तो ये बात भी आपको अच्छे से तैयार रहनी चाहिए। अब आपके पास मोटे तौर पे 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्रोमियम की, जिसपे क्वेश्चन का आना अगर क्रोमियम से आएगा तो यही आता है, ऐसे समझिए आप। बात समझ रहे, क्या है, पहला क्रोमियम कंपाउंड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बेसिक मीडियम, क्रोमेट आयन। ठीक है, एक तो ये बात। दूसरा, पोटेशियम डाइक्रोमेट का एसिडिफाइड सॉल्यूशन अगर H2O2 के साथ इथरल मीडियम है तो CrO5 ब्लू कलर का लिक्विड बनेगा। और तीसरा एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जिसमें हम लोग क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट की बात कर रहे हैं, जिसमें आयनिक सॉलिड जिसके अंदर क्लोराइड है
अगर आप उसकी रिएक्शन पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड से कराते हैं तो एक ऑरेंज रेड कलर की वेपर बनेगी जो कि CrO2Cl2 होगा और वो क्रोमाइल क्लोराइड होगा। इन तीन के अलावा बहुत अलग कोई रिएक्शन नहीं बनता है, तो इनको बहुत अच्छे से आप क्लियर करिएगा। और क्वेश्चन इसी के आसपास ही क्लोरीन से रिलेटेड, सॉरी क्रोमियम से रिलेटेड आता है, ठीक है। तो इसको बहुत क्लियर रख के हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप तीनों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख लेना इन तीनों रिएक्शंस को। तो चलिए अब हम लोग दोबारा उसी फेज में आते हैं जहां पे मैंने बात की थी, तो उसी फेरिक हाइड्रोक्साइड और क्रोमियम वाले हाइड्रोक्साइड पे आते हैं। चूंकि टेस्ट में ऑलरेडी बता चुका हूं तो अब उसमें कुछ बचा नहीं। चलिए तो अब हम लोग बात दोबारा से वहीं स्टार्ट करते हैं जहां पे हम लोगों ने इसको ड्रॉप कर दिया था। फेरिक हाइड्रोक्साइड है, CrOH का होल थ्राइज है। आप इसकी रिएक्शन H2O2 एक्वस NaOH से करा देंगे। ऑब्वियसली यहाँ फिल्ट्रेट के फॉर्म में आपके पास क्या आ जाएगा, Na2CrO4 क्रोमेट येलो कलर, और यहाँ रेजिड्यू फॉर्म में आपके पास क्या बचेगा, FeOH का होल थ्राइज। अब इस क्रोमेट के बारे में एसिडिफाइड करते ही आपके पास Na2Cr2O7 ये आपने बदल दिया, और इसकी ढेरों रिएक्शन है। H2SO4 के साथ आप NaCl मिला दीजिए, ऑरेंज रेड कलर वेपर CrO2Cl2 ये बन गया। ऐसे ही आप इसको SO2 के साथ H2SO4 लिख दीजिए, क्रोमियम +3 ग्रीन कलर बन गया, है ना। तो इसकी बहुत सारी रिएक्शंस है, अब मैं सब नहीं लिखूंगा, तो इन सबको आप उसी तरह से प्रोसीड कर सकते हैं। इसके अलावा H2O2 लिख जरूर लीजिएगा एक जगह, है ना, ईथरल मीडियम, तो CrO5 एक ब्लू कलर लिक्विड मिल जाएगा। तो इस तरह से आप इसको तो कंप्लीट कर ही चुके हैं, तो मैं इस पर नहीं बात करूंगा। अब जरा मैं इसके आगे आ जाता हूँ। इसके HCl से रिएक्शन कराने के बाद आपको FeCl3 के एक्वस क्रिस्टल मिलेंगे जो कि येलो कलर के होंगे। ध्यान रखिएगा, हर समय फेरिक आयन रेडी मत रखते रहिएगा। तो ये येलो कलर का मिल गया, ठीक। अब जैसे मैं क्वेश्चन छोटे छोटे कैसे बनाता हूँ, मान लीजिए मैंने एक कंटेनर ये लिखा, FeOH का होल थ्राइज, HCl से लिखा और ये लिख दिया, और बोला यहाँ पे कलर जो है उसकी वेवलेंथ है λ1, यहाँ जो कलर उसकी वेवलेंथ λ2, कंपेयर द वैल्यू λ1 एंड λ2। अब बता सकते हो सिंपल, यानी उस क्वेश्चन को हम एक नए तरीके से आपके सामने रख रहे हैं बस, और यही सब होता भी है एग्जाम में। अब आपके लिए फेरिक आयन के जो टेस्ट हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो मैं उस फेरिक आयन के टेस्टिंग पे बात कर रहा हूँ। तो कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं जिनको जानना है, जिनमें से मैं सबसे पहला टेस्ट एक लिख देता हूँ। FeCl3 का NaSCN के साथ रिएक्शन, सोडियम थायोसाइनेट, तो FeSCN का होल थ्राइज बन जाता है। ये कॉम्प्लेक्स जो है ब्लड रेड कलर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये स्पेसिफिक फेरिक आयन का टेस्ट है, फेरिक आयन ही ये टेस्ट देगा, ठीक। इसी तरह से एक दो टेस्ट और इंपॉर्टेंट जो है उन पे भी हम लोग बात कर रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो ये है, फेरिक आयन Fe+3 में है, और इसकी रिएक्शन अगर आप K4FeCN6 से कराते हैं जहां पे ये +2 में है, तो हमेशा ध्यान रखो जब भी +2 और +3 में आयरन अगर रहेगा और इनमें अगर आपस में जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, 3 K को हटाकर आप एक Fe लिख सकते हैं। तो इसको कॉम्प्लेक्स जो है वो ऐसे बन सकता है KFe FeCN का होल 6 ऐसे, और 3 टाइम्स ऑफ KCl, समझे बात। अच्छा, ये कॉम्प्लेक्स जो बना उसको बोलते हैं प्रशियन ब्लू कलर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये, तो बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट टेस्ट है फेरिक आयन का। अच्छा, इन दोनों से बने इस कॉम्प्लेक्स को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, इससे Fe+3 बनाएंगे और इससे बन के आएगा FeCN का होल 6 -4, तो 4 इधर 3 इधर, तो Fe4 FeCN का होल 6, ये भी होल थ्राइज है ना। अब आप चाहें तो इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, जनरली ये ऐसे दिखता है, लेकिन ये भी अगर दिख गया तो आप गड़बड़ मत करिएगा, कुछ नया डर जाए आप, ये एक ही बात है।
इसका कैसे नाम दिया था, फेरी मतलब Fe+3 फेरी फेरोसाइनाइड, है ना, या इसका आईयूपीएसी नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आप क्या लिखोगे, फेरिक, ये अलग पार्ट हो गया। अब आप कॉम्प्लेक्स का नाम लिख रहे हैं, फिर हेक्सा साइनाइडो फेरो ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ये सब लिख सकते हैं जैसा कॉम्प्लेक्स आप लिखते हैं, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट टेस्ट है, एक ये और ये फेरिक आयन। तो ये बात ध्यान रखिए, मैं इसको जरा रफ कर देता हूँ और फेरिक पे थोड़ा और बात करते हैं लोग। मैंने खास बात क्या बताई, फेरिक आयन का जब भी टेस्ट आप लिखोगे तो +3 पहले एससीएन, ये तो क्लियर ही है। इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये डिफरेंट चार्ज का हो, मतलब अगर मैं, ये टेस्ट यही है और इसी में प्रेशर ग्लू मिलता है। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास FeCl3 प्लस K3 FeCN का होल 6 आ जाता है। अब देखो यहाँ +3 है और यहाँ भी +3 है, तो ऐसे केस में कॉम्प्लेक्स जो बना वो FeCN का होल 6 बना तो देंगे आप, बट ये येलो कलर का मिलता है और ये फेमस उतना नहीं होता क्योंकि हमें प्रेशियन ब्लू कलर बहुत याद रहता है, और वो कब बनेगा, जब क्रॉस में आयरन के ऑक्सीडेशन स्टेट हो। इसी तरह से आयरन FeCl2 में भी हो सकता है, और ऐसे केस में अगर K4 FeCN होल 6 के साथ रिएक्शन होता है, यहाँ +2 है, तो यहाँ भी आपको ब्लू नहीं मिलेगा, यहाँ सिंपली क्या मतलब लोगे, Fe2 FeCN का होल 6, ये ब्राउन कलर मिलता है। बट इन सब कलर का ज्यादा वेटेज नहीं है, लेकिन अगर आपके पास FeCl2 और यहाँ K3 FeCN6 है, अब देखो अगेन यहाँ पे डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट +3 +2, तो यहाँ पे आप K, यहाँ पे आप कैसे कर सकते हो -3, तो Fe3 और FeCN का होल 6 का होल ट्वाइस लिखा जा सकता है, तो ये टर्न ब्लू बोला जाता है, टर्न ब्लू कलर। तो एक ही बात है, ब्लू कलर है, ये भी इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ये फेरस आयन का टेस्ट होगा एक तरीके से और ये फेरिक आयन। तो ये चारों रिएक्शन आपको कॉम्प्लेक्स से आनी चाहिए, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके अलावा एक ब्राउन रिंग टेस्ट मैं आपको पहले से पढ़ा चुका हूँ, तो मेरे ख्याल से उसको बताने की जरूरत नहीं है, डिटेल से सब कुछ बताया है मैंने कॉम्प्लेक्स में। तो वो ब्राउन रिंग टेस्ट किसका टेस्ट होगा, फेरस आयन का, फेरस आयन का Fe+2 का टेस्ट होता है। हालांकि ब्राउन रिंग टेस्ट नाइट्राइट आयन का भी टेस्ट है, नाइट्रेट आयन का भी टेस्ट है, ऐसे बहुत सारे तरीके से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। तो आयरन, क्रोमियम, अब हम लोग एक तरीके से इसका शॉर्ट बना सकते हैं समरी, तो मेरे ख्याल से सब नोट कर लिया होगा आपने। अब हम लोग शॉर्टकट बना देते हैं, फ्लो चार्ट बनते हैं। देखिए मेनली अगर आपको रिएक्शन तैयार है तो कुछ है नहीं इसमें तैयार, तो फेरिक, एल्युमिनियम और क्रोमियम, ठीक है, ग्रुप 3 था, और इसमें हमने NH4OH NH4Cl लिया, जिससे आपके पास AlOH का होल थ्राइस, AlOH का होल थ्राइस, सॉरी FeOH का होल थ्राइस, CrOH का होल थ्राइस, ठीक है। ये वाइट कलर, ये रेडिश ब्राउन, ये ग्रीन कलर, ठीक। उसके बाद हमने क्या किया, एक्सेस में NaOH ले लिया, जिसके बाद आपके पास फिल्ट्रेट में क्या आ गया, NaAlO2, इसको आप अलग से टेस्ट करा दें, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर ये रेजिड्यू आ गया क्या, FeOH का होल थ्राइस एंड CrOH का होल थ्राइस, ठीक है। फर्दर क्या करेंगे हम लोग, NaOH और साथ साथ H2O2, जिससे आपके पास क्रोमियम क्रोमेट के फॉर्म में आ गया, येलो कलर, इसकी टेस्टिंग आपको पता ही सब, और यहाँ पे फेरिक आयन आ गया, FeOH का होल थ्राइस। तो ये जो सेपरेशन है बस इसको प्रैक्टिस करिए, और बाकी ये सब तो, हालांकि इसमें आप और डिटेल में लिख सकते हो, जैसे ये बन गया तो इसके डिफरेंट एरो में जो टेस्ट थे, इसके बाद HCl से FeCl3 बनाने के बाद जो टेस्ट है वो आप लिख सकते हैं। तो पूरा डिटेल जितना आप लिख पाओ फ्लो चार्ट में, उतना ज़्यादा लिखना चाहिए। मैं एक जनरल बात आपको समझा रहा हूँ,
तो आपके लिए शॉर्टकट नहीं होना चाहिए, आपके लिए बहुत लॉन्ग टर्म बनाइए, बट मैंने शॉर्टकट में इसमें बता दिया कि कैसे आप पूरे थर्ड ग्रुप को एक जगह ला सकते हो। ठीक है, तो अब आप 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके फिर आप पूरे थर्ड ग्रुप को एक बार अच्छे से फिर पढ़िएगा, और बट मैं रोक नहीं सकता, तो मैं फोर्थ ग्रुप की तरफ बढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो आप पहले इसको अच्छे से कर लीजिएगा कंप्लीट। चलिए, तो अब हम लोग ग्रुप 4 पे आ रहे हैं, और मेनली यहीं तक आपको पढ़ना भी है। जिंक, मैग्नीज, कोबाल्ट एंड निकल, ये चारों रेडिकल हैं, और इनका जो ग्रुप रीजेंट है वो H2S है along with NH4OH एंड NH4Cl। अब जरा एक बात समझिएगा, यहाँ H2S, H+ HS- और HS- को फिर ब्रेक किया तो H+ और सल्फाइड आया। तो यहाँ क्या हुआ है, अब देखो जैसे हमने सेकंड ग्रुप की बात की थी तो वहां भी सल्फाइड आयन प्रेसिपिटेशन में इन्वॉल्व हुआ था। अब यहाँ फोर्थ ग्रुप पे आप पहुंच चुके हैं, तो ऑब्वियस बात है कि अब सल्फाइड आयन आपको क्या चाहिए, ज्यादा। तो वहां जब आपने सेकंड ग्रुप में H2S का यूज किया था तो वहां सल्फाइड ज्यादा हो रहा था, तो आपने कॉमन आयन में HCl मिलाकर उसको डिक्रीज किया था कंसंट्रेशन। बट अब चूंकि फोर्थ में आप आ गए, तो अब आपको सल्फाइड ज्यादा चाहिए, तो आपने H2S में क्या ऐड किया है, NH4OH और NH4Cl। अब इस तरह की भी रीजनिंग पूछा जा सकता है। क्वेश्चन बनाना बहुत आसान है, 4 सेंटेंस लिखे गए, विच वन इज आर करेक्ट, तो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो अब आपको इसीलिए यहाँ पे बेसिक मीडियम लिया गया है, लेकिन ध्यान रहे बहुत ज्यादा बेसिक नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो वो इस तरह से हमने इसका ग्रुप रीजेंट लिखा, और ग्रुप रीजेंट से रिएक्शन होने के बाद NH4OH, NH4Cl, इन सब के सल्फाइड आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ZnS, MnS, COS, NiS। ठीक, अब जरा समझिए, ये जिलेटिनस वाइट, एम्फोटेरिक मेटल्स के ज्यादातर जो सॉल्ट कंपाउंड है वो सब वाइट होते हैं। ये पिंक कलर का मैसल कलर बोल सकते हैं, और ये दोनों ब्लैक कलर के। ठीक, ये ध्यान रखिए। अब इनमें खास बात, इनमें से सब में से खास बात क्या है, ये क्या है, एम्फोटेरिक होगा ना, तो इस पे भी बात हम लोग कर लेंगे। ठीक, तो अब हमारे पास सबसे पहला काम क्या है, मैं उसको यहाँ पे समझा दूं। दरअसल मैंने यहाँ पे कुछ पिछले लेक्चर में बताया था कि मरकरी, कोबाल्ट, निकल बहुत काम आता है रूल। दीज आर इनर्ट, ओनली रिएक्ट विथ एक्वा रेजिया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, ये चारों के सल्फाइड हैं कंटेनर में, और इसकी रिएक्शन हम लोग HCl से करा देते हैं, कॉन्सेंट्रेट। तो HCl से ये दोनों तो वीकर एसिड के सॉल्ट हैं, तो रिप्लेस हो जाएंगे। तो यहाँ फिल्ट्रेट में आपके पास क्या बचेगा, ZnCl2 और MnCl2, ये दोनों आ गए। बट यहाँ पे जो रेजिड्यू होगा उसमें COS और NiS एज इट रहेंगे, रिएक्शन नहीं होगा। अब जरा समझिएगा, इन COS NiS की रिएक्शन HNO3 और 3HCl से करा ही दी है। ये कैसे रिएक्शन करेंगे, जैसे मैंने HGS का रिएक्शन कराया था, तो वैसे ही COCl2 और NiCl2 भी बन जाएंगे। तो ये तो अलग हो गए। तो अब मैं इसके बाद फिर इनके बाद में आता हूँ। तो ये कैसे हुआ है मैं पिछली क्लास बता चुका हूँ, अब जरा यहाँ समझिए। अब इन दोनों में खास बात क्या है, एक्वस NaOH एंड दिस इज एक्सेस सॉल्युबल। जब आप एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो फिल्ट्रेट के फॉर्म में यहाँ बन जाएगा Na2ZnO2, और यहाँ रेजिड्यू के फॉर्म में आपके पास एक्सेस सॉल्युबल तो नहीं होगा, लेकिन हाँ MnOH का होल ट्वाइस तो बन ही जाएगा।
तो ये ऐसे बन गया। तो आपने इस तरह से पूरा सीक्वेंस बनाते हुए कहाँ क्या अलग हो सकता है वो मैंने कर दिया। तो पहले आप एक काम करो, इतना अच्छे से नोट कर लीजिए और जो जो जहाँ जहाँ पॉइंट है उसको एक अंडरलाइन करते जाइएगा सो दैट इसको क्लियर भी किया जा सके। तो इसको नोट कर लीजिए एक बार। तो मेरे ख्याल से आप सब ये नोट कर चुके हैं। तो अब मैं इसके आगे बढ़ता हूँ। अब हम लोग सबसे पहले एक काम कर रहे हैं कि हमारे पास जिंक को और मैग्नीज को लेकर पहले बात करेंगे, उसके बाद कोबाल्ट निकल का भी एक टेस्ट है उसमें बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात क्या कर रहे हैं कि जैसे हमारे पास जिंक तो अलग हो ही गया और MnOH का होल ट्वाइस आ गया और साथ साथ जिंक आ गया। कोबाल्ट निकल पे हम लोग बाद में आएंगे। अब जब आपने इसको एक्वस NaOH के साथ, तो यहाँ क्या था, Na2ZnO2 आ गया और फर्दर इसको HCl से रिएक्शन करा के आप ZnCl2 बना लेंगे। ठीक, तो अब सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट ऑफ जिंक Zn+2 की बात कर ली जाए। तो कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट ऑलरेडी आपको पता है, जैसे ZnCl2 अगर Na2SO4 से रिएक्ट करे तो ZnSO4 वाइट, हालांकि ज़्यादातर कलर जिंक के वाइट ही होंगे। दूसरा एक इंपॉर्टेंट टेस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा था, याद करो, एक्वस Na2CO3 के साथ जिंक लेड और बेसिक लेड कार्बोनेट बनाता है। तो ZnCO3 ZnOH का होल ट्वाइस ये जिंक बेसिक कार्बोनेट होगा, कलर में ये वाइट होगा। तो कलर को लेकर बहुत डिफरेंसेस नहीं है। इसी तरह से अगर Zn+2 को आप Na2S ZnS बनाते हैं, ये भी वाइट कलर का है। तो ये सब इंपॉर्टेंट टेस्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्टिव जो टेस्ट है वो ये, ZnCl2 को अगर आप K4FeCN6 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा, 2 K हटाने के बाद Zn2 FeCN का होल 6 ऐसे बन जाएगा। तो ये येलो कलर कॉम्प्लेक्स होगा। तो ये इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं, इन सबको याद रखिएगा। और इसी तरह से अगर ZnCl2 को आप K3 के साथ रिएक्शन कराते हैं, K3FeCN6 के साथ, तो इससे भी रिएक्शन लिख सकते हैं। तो K और Zn को एक साथ FeCN का होल 6 ऐसे, ये कॉम्प्लेक्स, तो दोनों में से ये कॉम्प्लेक्स आप बना सकते हैं। ठीक है ना। तो ये जो इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ये जिंक के कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं व्हाइट कलर में। तो ये ध्यान रखना है कि हमें जिंक से रिलेटेड, बट जिंक के क्वेश्चन बहुत सारे नहीं आते, मेनली जो आता है, बट हमें तैयार सबके करने। जिंक में 2-3 इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं जिनको हम लोग समझ रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिंक एक एम्फोटेरिक मेटल है, उसकी रिएक्शन सभी आनी चाहिए। अब मैं बात सबसे इंपॉर्टेंट इस Mn वाले की करूंगा। तो आप पहले जिंक को नोट कर लीजिए, फिर मैं इस पर बात स्टार्ट करता हूँ। तो मैग्नीज वाली बात हम लोग वैसे ही है जैसे क्रोमियम वाला भी उन्होंने पढ़ा था, बिल्कुल उसी तरह से, बस लाइन टू लाइन कॉपी करता हुआ एक रूल है, उसको हम लोग पढ़ते हैं जरा। यहाँ पे भी एक रूल की तरह आप इसको यहाँ पे लिख लीजिएगा, कंपाउंड ऑफ मैग्नीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्लस बेसिक मीडियम, तीनों अगर एक साथ मिल जाए तो यहाँ पर MnO4-2 बनता है। इसको आप मैंगनेट आयन बोलते हैं। आयरन मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +6 है और ये कलर में ग्रीन होता है। ये याद रखिएगा, कलर आपको जरूर याद रहे, MnO4-2 और ग्रीन कलर का होता है। ये इंपॉर्टेंट बात, फिर रिपीट कर दूं, मैग्नीज का वैसे ही है जैसे क्रोमियम वाला था,
क्रोमियम कंपाउंड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बेसिक मीडियम, बिल्कुल सिमिलर आप चीजें बदल दें। और जिस तरह से वहां क्रोमेट में बात की गई थी वैसे यहाँ भी है। अगर आप इसको एसिडिक मीडियम दे देंगे तो ये MnO4- पर मैंगनेट आयन में बदल जाएगा और यहाँ हो गया ये +7, और इसी में अगर इधर ले आए तो बेसिक मीडियम में दोबारा। अच्छा, MnO4- को आप HMnO4- भी लिख सकते हैं, बिकॉज एसिडिक मीडियम में इसको बोलते हैं पर मैंगनिक एसिड। समझ आई बात? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और तो ये ग्रीन कलर का था, बट ये कैसा होगा? पर्पल कलर, है ना, पोटेशियम पर मैग्नेट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जैसे वो सब बातें थी वैसे ही ये भी। अब इसका भी एग्जांपल अगर देखा जाए तो Mn होल ट्वाइस H2O2 प्लस NaOH क्या बन जाएगा? Na2MnO4 ग्रीन कलर। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे ढेरों एग्जांपल्स हैं। तो वैसे ही है, जैसे क्रोमियम की बात की थी वैसे मैग्नीज की बात करेंगे। कुछ भी नया नहीं होगा, अलग टाइप की कोई बात नहीं होगी। तो आप इसको, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप नोट कर लीजिए ऐसे ही। नोट हो गया? इस तरह के कुछ और एग्जांपल लिख देता हूं। जैसे इस तरह के एग्जांपल में MnCl2 प्लस KNO3, इसको भी फ्यूजन मिक्सर के साथ रिएक्शन करा देते हैं, Na2CO3। तो रिएक्शन में Na2MnO4 ये तो बनेगा ही, ये तो याद ही रखो आप, ग्रीन कलर। और ये सब लिखते रहा करें कलर वगैरह, है ना, जिससे प्रैक्टिस में आपके आ जाएगा ये। और CO2 और NaCl। ठीक, ऐसे ही MnOH का होल ट्वाइस Br2 प्लस एक्वस NaOH, यहाँ भी क्या होगा? Na2MnO4 फर्दर NaBr एंड वाटर। ठीक, या MnOH का होल ट्वाइस प्लस एक्वस Na2O2, इसमें वही बात, Na2MnO4। तो ऐसे ढेरों एग्जांपल्स हैं। आप मैंगनीज के कंपाउंड्स को देखकर उस पर रिएक्शन लिख सकते हैं। और ये ग्रीन कलर, उसके बाद पर्पल कलर, उसका भी प्रैक्टिस करें आप, कन्वर्जन कर सकते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट मैंगनीज को लेकर ये टेस्ट है, इसको हम लोग अच्छे से तैयार करेंगे। तो क्रोमियम और मैग्नीज को लेकर इंपॉर्टेंट बात है, बट यहाँ पे एक और खास बात, MnO4- आ जाता है। ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ साथ ये 3 अलग अलग मीडियम में अपने आप को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। जैसे आपको पता है एसिडिक मीडियम में ये Mn+2 में बदलता है, और बेसिक मीडियम में MnO4- वो तो अभी आपने किया ना, इसको MnO2 से H+ देते हैं तो MnO4- में, और बेस देते हैं तो दोबारा यहाँ से, तो ये तो अभी पता है। और न्यूट्रल मीडियम में जो कि आप लिखते हैं MnO2, या इसी को हम लोग लिखते हैं स्लाइटली एल्कलीन KMnO4, याद है? बेयर्स रीजन में आप यूज करते हो। तो इन सबके एन फैक्टर बहुत पूछे जाते हैं। तो इस केस में 5 आ जाता है, इस केस में 1 आ जाता है, और इस केस में 3 आ जाता है। तो ये याद रहेगी। अब साथ ही साथ इसका ऑक्सीडाइजिंग जो बिहेवियर है एसिडिक मीडियम का, वो बहुत पूछा जाता है। KMnO4 H2SO4 K2SO4 में बदलता है, MnSO4 में बदल जाता है, वाटर और नेशेंट ऑक्सीजन, इस तरह से। इसको बैलेंस करने के लिए 2 टाइम्स, यहाँ भी 2 टाइम्स, यहाँ पे H2SO4 बैलेंस करने के लिए 3 है, तो यहाँ आप 3 लिख सकते हैं। ये 3H2 हो गया 5,
तो अब ये जो है ना, ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह आपके लिए फॉर्मूला मिल गया। जैसे अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले K2Cr7 के लिए पढ़ा था, तो ऐसे ही इसके नेशेंट ऑक्सीजन से बहुत सारे सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होंगे। जैसे Ki को I2 में, I2 वाटर को HiO3 में, NaNO2 को NaNO3 में, ऑक्सैलिक एसिड को CO2 में, SO2 को SO3 में। तो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका ऑक्सीडेशन आसानी से इसके थ्रू किया जा सकता है। जैसे वो KMnO4 वाला था, वैसे ही सेम बात यहाँ पे ये है, बट इन दोनों में यही प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है। तो एक कंपाउंड आपके लिए K2Cr7, पूरी डिटेल अच्छी होनी चाहिए, और MnO4 की भी, ठीक है, KMnO4 वाला पार्ट। तो अब जो ये KMnO4 और Cr2 क्रोमियम वाले कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, तो ये अगर कंप्लीट टॉपिक देखा जाए क्रोमियम और मैग्नीज को लेकर, तो ऑलमोस्ट मैं ये बोल सकता हूँ कि क्वेश्चन का आना बिल्कुल तय होता है। आपको कुछ ना कुछ इसके अंदर जरूर मिलेगा, तो आप इसको हल्के में नहीं लेंगे, इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे। और आसान बात है, जब आप 2-3 बार लिखेंगे तो कुछ नया नहीं बचेगा इसमें, ठीक है। चलिए, तो ये आपके पास ऑलमोस्ट ग्रुप हो गया। अब हम लोग कोबाल्ट और निकल का केवल एक एक रिएक्शन है जो कि टेस्ट की तरह है, तो वो हम लोग और पढ़ेंगे और उसके बाद इस ग्रुप को खत्म कर देंगे। तो मैं उसमें क्या करता हूँ, पहले तो टेस्ट ऑफ निकल की बात करता हूँ। ये निकल आयन का एक स्पेसिफिक टेस्ट है। NiCl2 की रिएक्शन Na-DMG से करा रहे हैं। DMG याद होगा आपको, कॉम्प्लेक्स में NiDMG का होल ट्वाइस, ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है। याद करिए DMG क्या था, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्समेट आयन, -1 चार्ज होता था। डाई मिथाइल मतलब ये, ठीक है, डबल बॉन्ड N OH था, डबल बॉन्ड N O- था, तो किसी एक पे -1 चार्ज था। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो दरअसल स्ट्रक्चर बनाने लायक है, उसको आपको ध्यान रखिए। Na+2 है, यहाँ से मिथाइल, ये मिथाइल, यहाँ डबल बॉन्ड N, ये OH, यहाँ डबल बॉन्ड N, ये O-, और ऐसे ही इधर मिथाइल। ये क्वेश्चन पहले जब सब्जेक्टिव आया करते थे उसमें ये पूछा गया था, इसका स्ट्रक्चर बताइए, NO-। ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में होगा और ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है वो इसको कोऑर्डिनेट करेंगे, और पूरा ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर है, हाइब्रिडेशन DsP2। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं कि क्या इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है? जी आई, बिल्कुल है। वो अलग बात है, स्टेबल कम होगा। O-2 O-, देखो कैसे ट्रांसपोजिशन में आप इसको सिस भी कर सकते हैं, वो अलग बात है, स्टेबल कम होगा, बट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इसके अंदर एग्जिस्ट कर सकता है। तो एक तो ये खास बात ध्यान रखिएगा। देखिए वो हमेशा ध्यान रखो कि जब भी आप स्टीरियो की बात करते हो कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो ऐसा नहीं कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के बेसिस पे ही आप बता देते हो, उसके अंदर भी ऐसा हो सकता है सिस्ट्रान जैसी केस। तो इसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, और ये पिंक कलर का कॉम्प्लेक्स होता है, आप रोजी रेड भी बोल सकते हैं इसको। तो इस तरह से ये एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है निकल का, एक सिंगल इम्पॉर्टेंट स्पेसिफिक टेस्ट है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि पूरे टॉपिक में जैसे आपने रिएक्शन पढ़ लिया, कॉम्प्लेक्स बन गया, अब कॉम्प्लेक्स जो बना उसके 4 सेंटेंस लिखेंगे, विच वन इज करेक्ट और इनकरेक्ट। जैसे मान लीजिए लिख दिया गया ये कॉम्प्लेक्स बना और इस कॉम्प्लेक्स के बारे में क्या क्या सही है, एक कलर दे दिया गया, पूछ लिया गया ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है या नहीं है, या पूछ लिया गया कि कौन लोन पेयर डोनेट कर रहा है, हाइब्रिडेशन क्या है। तो ये सब इस तरह के क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। तो इसको एक बार आप लोग नोट कर लीजिए।
चलिए, तो अब हमारे पास एक लास्ट जो कोबाल्ट वाला टेस्ट है वो थोड़ा बड़ा है, लेंदी है, एक्सप्लेनेशन उसका बड़ा है, रिएक्शन तो एक ही है बट उसको समझना थोड़ा सा लेंदी होगा। बट आपके मतलब वाली जो चीज है वो हम लोग कैसे समझ लेंगे वो बताते हैं। टेस्ट ऑफ कोबाल्ट आयन, तो COCl2 के साथ पोटेशियम नाइट्राइड KNO2 और एस्टिक एसिड, ये तीनों को हमें मिलाना है और तीनों को मिलाने के बाद K3CONO2 का होल 6 ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है जो कि येलो कलर का कॉम्प्लेक्स होगा। इसको बोलते हैं पोटेशियम कोबाल्टी नाइट्रेट। क्या नाम होगा? ये मैं कॉमन नेम बोल रहा हूँ, आप आयुर्वेद नाम भी जानते हैं, पोटेशियम कोबाल्टी। तो ये किस कलर की बाल्टी है? येलो कलर की। ये ध्यान रखिए, याद रखने का तरीका है, कैसे भी याद रखें। तो ये कॉम्प्लेक्स बनता है, इसके साथ साथ और क्या बनता है वो सब मैं अभी इसके एक्सप्लेनेशन में बात करूंगा, बट ये याद रहे कोबाल्ट यानी COCl2 react with potassium nitrite in the presence of acetic acid, it gives a yellow color complex which is potassium cobalty nitrate। और यही इंपॉर्टेंट टेस्ट है लेड का। दरअसल ये दो चीजों का टेस्ट है, इसको आप K+ आयन का भी टेस्ट बोलते हैं, जो पोटेशियम आयन है उसका भी ये टेस्ट है इंपॉर्टेंट, तो ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो आप दोनों चीजें एक साथ पढ़ रहे हैं। अब मैं इसका जरा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ ये कैसे ये सब आया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते। COCl2 का पहले KNO2 से सिंपली रिएक्शन हुआ होगा, तो ये क्या है, आयन एक्सचेंज कर दें आप, तो 2KCl और CONO2 का होल ट्वाइस, ये बन गया, है ना, स्टेप 1 हो गया। अब आपके पास स्टेप 2 आ गया, इसमें क्या होगा, CONO2 का होल ट्वाइस, ध्यान समझिएगा इसको, KNO2 और आ गया एक्सेस में, तो ये क्या हुआ, इससे कॉम्प्लेक्स बन गया CK4 CONO2 का होल 6। डायरेक्ट यही वाला मत बना दीजिए कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी +2 है ना, तो +2 वाला ही कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए, यहाँ +3 है वो, ठीक है। ये नहीं सर बनाना था ही तो वे सीधे बना लेते हैं। तो K4 है, मतलब ये 4 आ गया, बैलेंस है ऑलरेडी, ठीक। चलिए अब स्टेप 3 की तैयारी करते हैं लोग। अब क्या होता है कि जो KNO2 है उसको एस्टिक एसिड से रिएक्शन कराया गया, तो रिप्लेस होकर HNO2 बन गया और पोटेशियम एसीटेट बन गया, ये बन सकता है रिप्लेसमेंट में। अब मैं चौथे स्टेप की तैयारी कर रहा हूँ। HNO2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसका बिहेवियर NO, वाटर और नेशेंट ऑक्सीजन की तरह होगा। बैलेंस कैसे किया जाए इसको, 2 टाइम्स, तो यहाँ 2 टाइम्स आ गया, हाइड्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन 4 हो गए, 2 2 4 बैलेंस ही है, ठीक है। अब अगला स्टेप, जो आपने K4CONO2 का होल 6 दिया उसको ये नेशेंट ऑक्सीजन दे दीजिए और उसको बदल दीजिए K3CONO2 के होल 6 में, ठीक है। और फर्दर यहाँ K2 लिख दीजिए हाफ, और इसको भी हाफ, तो इसको काम करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बैलेंस हो गया। 8 पोटेशियम यहाँ हो गए, 6 ये, 2 इधर, और ये बाकी सब बैलेंस ही है, ऑक्सीजन बैलेंस ही हो गया, तो ये आ गया। और फर्दर लास्ट, सबसे लास्ट में लिख रहा हूँ रिएक्शन, मेरे ख्याल से दिख रहा होगा आप लोगों को। तो जो ये K2 आपने लिखा है उसको एसिटिक एसिड से रिएक्शन करा दीजिए, ये बेस, ये एसिड, तो 2 टाइम्स लगेगा, तो 2 टाइम्स CH3COO K एंड H2O। और अब आप इन सब को ऐड करेंगे तो पहला वाला रिएक्शन आपको फाइनली मिल जाएगा। तो थोड़ा सा आपका चैलेंजिंग लग रहा होगा, बट आपका काम इससे भी चल सकता है। ये मैंने इसलिए बताया ताकि आपको डिटेल, अगर अच्छा क्वेश्चन हुआ तो हो सकता है आपसे डिटेल पे भी बात हो जाए। तो इसका मतलब इसके साथ साथ और क्या क्या मिलेगा, पोटेशियम एसीटेट, NO मिलेगा, है ना, तो ये सब भी याद रहे आपको, है ना, नहीं तो आप केवल यही याद रख लेंगे तो हो सकता है अच्छा क्वेश्चन आपको ना मिल पाए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट कोबाल्ट का यहाँ पे। अच्छा, मेरे इतने देर इस सब के बताने के पीछे एक और भी रीजन है।
अगर आप इतनी बड़ी चीज़ों को मैं दिखा दूंगा आपको तो आप तुरंत बोलेंगे नहीं सर कम से कम इतना ही ठीक है, तो कम से कम यही याद कर लेना। तो किसी भी तरह से आपको अल्टीमेटली येलो कलर कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट आयन का टेस्ट याद होना चाहिए। तो अब हम लोग चौथे ग्रुप को भी ऑलमोस्ट खत्म करते हैं। अब हमारे पास फिफ्थ ग्रुप जो है बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, इन सब का आईआईटी से भी बहुत कोई क्वेश्चन बहुत आता नहीं, तो उस पर मैं अभी काम नहीं करना। और चूंकि लास्ट ये ऐसा टाइम है जिसमें एक भी परसेंट कुछ भी इधर उधर नहीं पढ़ना, आपको फोकस चीजें पढ़नी है क्योंकि समय आपके पास बहुत लिमिटेड है। इस पे मैं कुछ और बातें, जैसे अमोनियम आयन का टेस्ट को ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। नेस्लर रीजेंट, बेसिक मीडियम याद करिए, इसमें आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस मिलता था। मरकरी और मरकरी वाला मैंने केस बताया था याद करने में, तो वो एक इम्पॉर्टेंट अमोनियम आयन का टेस्ट है। के प्लस का टेस्ट पता ही है आपको। तो इस तरह के भी आपको बातें याद हैं। और मैग्नीशियम आयन का टेस्ट मैंने आपको पीओसी में बताया था, जब ऑर्गेनिक में जहाँ सोडा एक्सट्रैक्ट आपने निकाला था, नाइट्रोक्लोराइड वाला टेस्ट पड़ा था, वो सब जगह मैंने मैग्नीशियम का भी एक टेस्ट था, तो वो आपने किया था, एनसीईआरटी में मेंशन है, वो आप कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट जो बेसिक रेडिकल का टेस्ट है वो सबसे ज्यादा जो पूछने वाला टॉपिक होता है वो सेकंड, थर्ड और साथ साथ फोर्थ। तो इन पे बहुत फोकस करिएगा, मेजर चीजें। और एक काम करिएगा, इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि चारों को 15-20 मिनट के अंदर ही एक जगह लिखने की आदत आ जाए। तो चारों को फ्लो चार्ट बना के एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, अब हमारे पास एक काम और होगा कि सबसे पहली चीज कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, तो मैं सीधे आईआईटी आस्क्ड क्वेश्चन ही जो आए हुए हैं उन्हीं पर एक एक करके बात करूंगा। बट पहले आप इन सबको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। और मेरे ख्याल से उसको हम लोग अगले लेक्चर में ही मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हुए आपको एक वीडियो भेज दूंगा, लेकिन पहले आप इसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके बाद ज़्यादा बेहतर आपको वो क्वेश्चन समझ में आ पाएंगे। ठीक है, तो आज फिलहाल इसको आप कंप्लीट कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक वीडियो प्रॉब्लम डिस्कशन जो आईआईटी आस्क्ड क्वेश्चन होंगे उसका भेज दूंगा। ठीक है।